This is Khushi, and today we'll study Section 4 of the Employee Compensation Act, जिसमें प्रोवाइडेड है कि कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट होगी। तो देखते हैं मिस्टर ए अगर टहलते हुए जा रहे हैं, उनके सिर पे ईंट गिर गई तो इनके लिए कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट होगा। ओके, लेट्स गो। यू हैव टू स्टडी इज सेक्शन 4 अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। सबसे पहले ये सेक्शन पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। एक तो है ये रेलेवेंट फैक्टर और दूसरा ये मंथली वेजेस। ओके, तो पहले हम लोग मंथली वेजेस और रेलेवेंट फैक्टर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये सेक्शन पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन 1 इसी सेक्शन का बताता है कि रेलेवेंट फैक्टर क्या है। रेलेवेंट फैक्टर इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉय मीन्स द फैक्टर स्पेसिफाइड इन द सेकेंड कॉलम ऑफ शेड्यूल 4। तो शेड्यूल 4 के सेकेंड कॉलम में specified है against the entry in the first column of the schedule specifying the number of years which are the same as the completed years of the age of the employee on his last birthday immediately preceding the date on which the compensation fell due। अब देखते हैं एग्जैक्टली ये बोल क्या रहा है सेक्शन। आप अपने एक्ट में शेड्यूल 4 ओपन करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स करके लिखा हुआ है यही है आपका रेलेवेंट फैक्टर। ये किसके अपोजिट है? एज के अपोजिट लिखा हुआ है, और ये एज भी कौन सी है? completed years of age on last birthday of the workman immediately preceding the date on which the compensation fell due। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो फॉर इंस्टेंस हम लोग एक इंसान की बात करें, मिस्टर ए, इनको हमें कंपनसेशन देना है। इनका बर्थडे आता है 20 मार्च को, ओके, और इनका जो एक्सीडेंट हुआ है 20 फेब को। जो इनका 20 मार्च इन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था लास्ट ईयर 2023 में, क्योंकि देखो अभी तो नहीं आया 2024 में मार्च, तो 2023 में इन्होंने बर्थडे अपना सेलिब्रेट किया था। तो ये थे 21 साल के। अब ये 2024 में 22 के हो जाते, बट उससे पहले ही इनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में, और इनका एक्सीडेंट हुआ था 20 फेब को। तो लास्ट बर्थडे पे इनकी एज क्या थी? 21। तो उस एज को बेसिस लेके ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो 21 के सामने जो रेलेवेंट फैक्टर होगा उसी की हेल्प से हम लोग अपना कैलकुलेट करेंगे जो कंपनसेशन होगा। तो यहाँ पे हमारा रेलेवेंट फैक्टर क्या होगा? 222.71। ओके, अब देखो इस सेक्शन में हमने ये समझ लिया कि रेलेवेंट फैक्टर क्या होता है। हमारा मंथली वेजेस बच रहा है इस सेक्शन में, बट उसके लिए डिटेल सेक्शन है इसके बाद। तो ये सेक्शन हो जाए उसके बाद आई विल एक्सप्लेन दैट। ओके, तो देखो, वेयर डेथ रिजल्ट्स फ्रॉम द इंजरी एन अमाउंट इक्वल टू 60% ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय मल्टीप्लाइड बाय द रेलेवेंट फैक्टर और एन अमाउंट ऑफ 1,20,000 रुपीज़ विच एवर इज़ मोर। तो अगर जो मिस्टर ए है अगर उनकी डेथ हो गई है तो ईदर आप 1,20,000 दोगे और आप क्या दोगे? 50% मल्टीप्लाइड 50% ऑफ मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट फैक्टर। हमने अभी रेलेवेंट फैक्टर क्या देखा था ऊपर? 222.71। तो इनकी मंथली वेजेस का हम लोग पहले 50% निकालेंगे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेलेवेंट फैक्टर से। तो जो अमाउंट आएगा वो अगर 1,20,000 से ज़्यादा है तो ये अमाउंट दे देंगे, अदरवाइज़ 1,20,000 देंगे। तो 1,20,000 आपका क्या है? मिनिमम अमाउंट है, इतना तो देना ही है आपको डेथ पे। ओके, और अगर आपका ज़्यादा बन रहा है, अगर इस जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए, तो आप ये वाला अमाउंट दोगे। ओके, नेक्स्ट, where permanent total disablement results from the injury an amount equal to 60% of monthly wages of the injured employee multiplied by the relevant factor or an amount of 1,40,000 rupees whichever is more। इस केस में क्या हो रहा है? परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो रहा है। याद होगा ना परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट क्या था? इससे पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया था। तो इस केस में इसको आप क्या अमाउंट दोगे? आइदर आप दोगे 1,40,000 रुपीज़ या आप दोगे 60% ऑफ मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट फैक्टर। इसका फॉर्मूला ये है। ओके, तो दोनों के अलग फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है 50% और इसमें है 60%। ओके, याद रखना परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में हम ज़्यादा अमाउंट दे रहे हैं कंपनसेशन का। ओके, नेक्स्ट, ये क्लॉज ए और क्लॉज बी मतलब डेथ, और ये वाले क्लॉज में जो ये वाली दी हुई है 1,20,000
और 1,40,000 ये सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी चाहे नोटिफिकेशन से चेंज कर सकती है, इंक्रीज़ कर सकती है अमाउंट को। ओके, एक्सप्लेनेशन 1 हमने देख ही लिया, रेलेवेंट फैक्टर क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर पहला तो हमने देखा था डेथ का, दूसरा हमने देखा था परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। अब हम लोग देखते हैं परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट में क्या होता है। तो देखो, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट अगर पार्ट 2 में स्पेसिफाइड है तो उसका अलग फॉर्मूला है, और अगर पार्ट 2 में स्पेसिफाइड नहीं है शेड्यूल 1 के तो उसका अलग फॉर्मूला है। ओके, अगर आप शेड्यूल 1 ओपन, तो देखो ये शेड्यूल 1 आप ओपन करोगे तो यहाँ पे पार्ट 1 दिया है, यहाँ पे पार्ट 2 दिया हुआ है। पार्ट 2 में प्रोवाइडेड है कि कौन कौन से इंजरीज़ को माना जाएगा कि परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ है। तो अगर इसमें प्रोवाइडेड है तो जो इसमें दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, बट अगर इसमें प्रोवाइडेड नहीं है तो क्या करेंगे। तो देखते हैं, इन द केस ऑफ एन इंजरी स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल सच परसेंटेज ऑफ द कंपनसेशन विच वुड हैव बीन पेबल in the case of permanent total disablement as is specified therein as being the percentage of loss of earning capacity caused by that injury। तो क्या कहते हैं, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1 में अगर आपका स्पेसिफाइड है वो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, तो आपका कंपनसेशन जो है आप पे करोगे। व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स हियर इज़ कि पहले आपको देखना होगा कि उस इंजरी से उसका अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट होता तो क्या अमाउंट होता। तो पहले हम लोग 60% कैलकुलेट करेंगे मंथली वेजेस का मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट फैक्टर। यही फॉर्मूला है हमारा परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कैलकुलेट करने का। अब इन केस उसका परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ है तो हम लोग यहाँ से ये जो परसेंटेज दिया है वो लिखेंगे 90% ऑफ जो हमारी PTD कैलकुलेट हुई है वो। तो 90% ऑफ यहाँ पे 60% ऑफ मंथली वेजेस इनटू रेलेवेंट फैक्टर। इसको थोड़ा समझने के लिए एक बार अच्छे से देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ए था, इसे एक इंजरी हुई, ठीक। अगर इसे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हुआ तो हम लोग पहले क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 60% ऑफ मंथली वेजेस इनटू रेलेवेंट फैक्टर। रेलेवेंट फैक्टर हम इस चार्ट से देखेंगे और चार्ट में जो रेलेवेंट फैक्टर उसकी एज के सामने होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, मंथली वेजेस लिख देंगे उसकी और 60/100। अब मान लो उस इंसान की मंथली वेजेस थी 100,000, तो अब इसकी अमाउंट क्या आ गई 6,000। रेलेवेंट फैक्टर मान लो यहाँ पे था हमारा, जो हमारी इंजरी हुई थी उसका रेलेवेंट फैक्टर था 200। ओके, बस ये एग्जांपल के लिए समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। तो आपका हो गया 1200,000, ये हो गया इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। अब फॉर इंस्टेंस ये मान लो कि इनको जो इंजरी हुई है वो स्पेसिफाइड है यहाँ पे शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में एज अ परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। इसमें हमने देखा कि ये अलग अलग टाइप के डिसेबलमेंट दिए हुए हैं। ओके, मान लो इन्हें कोई ऐसी इंजरी हुई जैसे इनका मान लो लॉस ऑफ थंब हुआ और मेटाकार्पल बोन हुआ, तो 50% इनका 40% के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारा जो अमाउंट था PTD से जो हुआ था वो था 1200,000, इसको हम 40% से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 40% ऑफ दिस वुड बी 4,80,000, राइट। यहाँ पे ज़ीरो था तो ये हो गया 4,80,000 अमाउंट फॉर व्हाट, फॉर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। अब समझ में आया, आई होप क्लियर होगा। तो हमने क्या देखा कि इन द केस ऑफ इंजरी स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1
Such percentage of compensation which would have been payable in the case of permanent total disablement as is specified therein as being percentage of the loss of earning capacity caused by that injury. ओके, ये क्लियर हो गया. अगर पार्ट 2 में स्पेसिफाइड है तब तो क्लियर हो गया. बट मान लो अगर उसे कोई ऐसी इंजरी हुई है जो उस लिस्ट में स्पेसिफाइड नहीं है, तब हम क्या करेंगे? इन केस ऑफ एन इंजरी not specified in schedule 1, such percentage of compensation payable in the case of permanent total disablement as is proportionate to the loss of earning capacity as assessed by the qualified medical practitioner permanently caused by the injury. ओके, तो अगर स्पेसिफाइड नहीं है शेड्यूल 1 के, तो हम वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे जो कि प्रोपोर्शनेट होगा टू द लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी. और ये कौन डिटरमाइन करेगा? मेडिकल एग्जामिनर डिटरमाइन करेगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर डिटरमाइन करेगा. ओके, तो जितना भी उसका लॉस ऑफ परसेंटेज हुआ होगा उतने परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? जो हमारा अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कैलकुलेट करने पे जो अमाउंट आ रहा है उससे, तो हमारा ये अमाउंट आ जाएगा. ओके, वही ऊपर वाले की तरह ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे परसेंटेज जो है, जो अर्निंग कैपेसिटी का लॉस का परसेंटेज है, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर के एनालिसिस के बेसिस पे होगा. क्यों? क्योंकि इंजरी स्पेसिफाइड नहीं है. अगर इंजरी स्पेसिफाइड है तब तो कोई इशू ही नहीं है, तब जो शेड्यूल में उसके सामने दिया हुआ है परसेंटेज उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर लेंगे. अब देखो, ज़रूरी तो नहीं है उसे एक ही इंजरी हुई हो. अगर उसको एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा इंजरी हो जाए तब क्या करेंगे? तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन 1 दिया हुआ है. विद मोर इंजरीज दैन 1 आर कॉज्ड बाय द सेम एक्सीडेंट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल अंडर दिस हेड शैल बी एग्रीगेटेड but not so in any case as to exceed the amount which would have been payable if permanent total disablement had resulted from the injuries. अब देखो क्या हो रहा है इसमें. अभी तक हमने क्या क्या देखा? परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में 60% ऑफ मंथली वेजेस इनटू रेलेवेंट फैक्टर. परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट में जो स्पेसिफाइड परसेंटेज है मल्टीप्लाइड बाय परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में जो परसेंटेज था वो. अब देखो, अगर मान लो यहाँ पे जो पार्शियल परमानेंट डिसेबलमेंट हो रहा है वो एक से ज़्यादा इंजरी से हो रहा है. अब देखो, मान लो ये अच्छा खासा बंदा है, ये चल के जा रहा है, उसके ऊपर कुछ गिर गया, इसका एक्सीडेंट हो गया, तो ज़रूरी तो है नहीं कि इसकी सिर्फ आँख ही फूटे, क्या पता इसका हाथ भी टूट जाए ना. एक से ज़्यादा इंजरी तो हो ही सकते हैं इंसान को. तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे हम अपना कंपनसेशन? उसका एक रूल है. देखो, जनरली तो हम यही एग्रीगेट कर देंगे जो तुम्हारा दिया हुआ है शेड्यूल में. यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, और यहाँ पे तुम्हारी इंजरी दी हुई है, इंजरी स्पेसिफाइड है, और अगर उसमें इस इंजरी में आ जाएगा तो ये लगा देंगे. अब मान लो 1 या 2 से ज़्यादा है, तब क्या होगा? तब यहाँ पे तो परसेंटेज दिए हुए हैं, उनका एग्रीगेट, उनको ऐड ऑन करेंगे और जो परसेंटेज कैलकुलेट होगा वही हम देंगे. बट ये अमाउंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए. किस अमाउंट से? परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट अगर उससे होता तो उसे जितना अमाउंट मिलता उससे, मतलब कौन से अमाउंट से? इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ओके, अब देखो एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं. अभी तक जो हमने एग्ज़ाम्पल समझा था उसमें हमारा परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट क्या आ रहा था? 1,20,000 ना. अब मान लो उसे अलग अलग इंजरीज़ हुई 3. हम लोग अपने चार्ट की हेल्प से कोई रैंडम 3 इंजरीज़ पिकअप कर लेते. तो मान लो उसे कौन कौन सी इंजरी हुई? तो लॉस ऑफ 4 फिंगर्स ऑफ 1 हैंड, लॉस ऑफ 3 फिंगर्स ऑफ 1 हैंड. तो इसकी परसेंटेज क्या हो गई? 80% एग्रीगेट कर दिया. 50 + 30 80%. तो हम क्या करेंगे? परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट निकालने के लिए जो परसेंटेज है हमारे पास 80, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में जो हमें कंपनसेशन मिल रहा था उससे. तो अगर आप कैलकुलेट करोगे 1,20,000 का, ओके, $96,000. तो 1,20,000
20,000 और 96,000 में कौन सा ज़्यादा है? 1,20,000 राइट। तो उस केस में हम ये अमाउंट दे देंगे। बट फॉर इंस्टेंस अगर एग्रीगेट करने पे आपका जो अमाउंट है वो PTD से ज़्यादा आ रहा है तब क्या होगा? अब देखो मैथमेटिकली स्पीकिंग ऐसा तभी होगा जब आपका जो एग्रीगेट का परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कुछ इंजरीज देखते हैं राइट। जैसे यहाँ पे है, मान लो इसे ये दोनों इंजरी हुई, इसके अलावा एम्पुटेशन बिलो शोल्डर विथ स्टम्प लेस देन 20.32 सेंटीमीटर, ये हुआ ये वाला, ठीक है। तो अब हमारा एग्रीगेट क्या होगा? यहाँ पे 50 था, यहाँ 30 था, 50 30 80, 80 + 80 160। तो अब अगर हम कैलकुलेट करें तो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट का अमाउंट क्या होगा? 160% ऑफ 1,20,000 जो कि होगा जो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट अमाउंट कैलकुलेट करने पे आ रहा था उससे कम है या ज़्यादा है? उससे ज़्यादा है राइट। तो ये अमाउंट आप नहीं दे सकते, इस अमाउंट से कम होना चाहिए आपका जो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट आ रहा है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स सी एक्सप्लेनेशन 2। In assessing the loss of earning capacity for purposes of subclause 2, the qualified medical practitioner shall have due regard to the percentages of loss of earning capacity in relation to different injuries specified in Schedule 1। तो Schedule 1 की जो specified injury नहीं थी, कहीं प्रोवाइडेड नहीं थी, तो हम लोग किससे मेडिकल प्रैक्टिशनर से एसेस करवा रहे थे कि कितना अर्निंग कैपेसिटी का लॉस हुआ होगा इस पर्टिकुलर इंजरी से। तो ये कैलकुलेट करने के लिए वो जो शेड्यूल है, Schedule 1, उसकी हेल्प ले सकता है कि देखो मतलब उसके बेसिस पे कंपेयर कर सकता है कि हमें इतना परसेंटेज यहाँ पे देना चाहिए, परसेंटेज ऑफ लॉस। ओके, तो वो विथ ड्यू रिगार्ड टू परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी इन रिलेशन टू डिफरेंट इंजरी स्पेसिफाइड इन Schedule 1। नेक्स्ट, वेयर टेम्परेरी डिसेबलमेंट whether total or partial results from the injury, a half monthly payment of the sum equivalent to 25% of monthly wages is to be paid in according to the provisions of subsection 2। तो अभी तक हमने देखा था परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट में क्या हो रहा था। बट इन केस ऑफ टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट और टेम्परेरी परमानेंट डिसेबलमेंट, उनके केस में क्या होगा? तो उसके केस में हाफ मंथली पेमेंट दी जाएगी, हाफ मंथली पेमेंट जिसका फॉर्मूला कैलकुलेशन 25% ऑफ मंथली वेजेस। ओके, नेक्स्ट 1A, notwithstanding anything contained in subsection 1 while fixing the amount of compensation payable to an employee in respect of an accident occurred outside India, the commissioner shall take into account the amount of compensation, if any, awarded to such employee in accordance with the law of country in which the accident occurred, and shall reduce the amount fixed by him the amount of compensation awarded to the employee in accordance with the law of that country। अब मान लो एक्सीडेंट हुआ है किसी और जगह और किसी और कंट्री में, और उस पर्टिकुलर कंट्री में उस जो एम्प्लॉय है मिस्टर ए हैं, उनको कुछ अमाउंट मिला था, उनको जो धनराशि मिली थी वो कमिश्नर जो है इस अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जिसके लिए एम्प्लॉय लायबल होगा उसमें से माइनस कर सकता है। ओके, नेक्स्ट 1B, the central government may by notification in the official gazette specify the purpose of subsection 1 such monthly wages in relation to an employee as it may be considered necessary। तो सब क्लॉज 1 में हम लोग मंथली वेजेस की बात कर रहे थे ना, तो वो मंथली वेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। ओके, जो उसको सही लगे ऑफिशियल गजट में पब्लिश करवा के। नेक्स्ट, द हाफ मंथली पेमेंट refer to in subclause D of subsection 1 shall be payable on the 16th day।
ये ध्यान है ना आपको, 25% थी ना, 25% ऑफ मंथली वेजेस कब मिलेगी ये? 16th डे। 16th डे कब से? एक पर्टिकुलर टाइम से 16th डे पे मिलेगी ना। तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिसेबलमेंट वेयर सच डिसेबलमेंट लास्ट फॉर पीरियड ऑफ 28 डेज और मोर। डेट ऑफ डिसेबलमेंट मतलब जिस दिन डिसेबलमेंट हुआ था उसी दिन से पेबल होगी इन केस ऑफ, तो जिस दिन इसको डिसेबलमेंट हुई थी उसके 16वें दिन से पेमेंट होने लगेगी अगर डिसेबलमेंट लास्ट करती है 28 डेज तक या ज़्यादा, या आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ वेटिंग पीरियड ऑफ 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिसेबलमेंट वेयर सच डिसेबलमेंट लास्ट फॉर अ पीरियड लेस देन 28 डेज। तो इसमें दो बेसिस पे डिवाइड किया है। डिसेबलमेंट या तो 28 डेज या उससे ज़्यादा होगी, 28 डेज और मोर, या तो लेस देन 28 डेज। अगर 28 डेज या उससे ज़्यादा होगी तो 16th डे, और कम होगी तो 3 days। जो उसका एक्सपेक्टेड इंजरी का ड्यूरेशन है, अगर वो 28 डेज़ या उससे ज़्यादा है तो 16वें दिन से स्टार्ट हो जाएगा इंजरी के, और अगर 28 डेज से कम है तो इंजरी के तीसरे दिन हो जाएगा। ठीक है, ये ड्यूरेशन जो है कैलकुलेट करता है, आई थिंक सॉरी, ये जो ड्यूरेशन है वो कैलकुलेट करता है मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, नेक्स्ट प्रोवाइजो देखते हैं। Provided that there shall be deducted from any lump sum or half monthly payments to which the employee is entitled the amount of any permanent payment or allowance which the employee has received from the employer by way of compensation that during the period of disablement prior to the receipt of such lump sum of the first half monthly payment as the case may be। मान लो जो एम्प्लॉय है उसने ऑलरेडी कुछ पेमेंट कर रखा है कंपनसेशन के तौर पे, तब जो अमाउंट इसको बाय ऑर्डर रिसीव हुआ है, बाय जो इसको पे करना है वो उससे रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि मान लो इसे ऑर्डर हुआ था 20,000 पे करने के लिए हाफ मंथली, बट इसने ऑलरेडी एज अ कंपनसेशन अपने एम्प्लॉय को 15,000 दे रखे थे, तो ये अमाउंट उसमें से रिड्यूस हो जाएगा और अब उसे 5,000 देना है। ओके, तो दे शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम एनी, अगर किसी भी फॉर्म में हुआ, या तो लमसम होगा या हाफ मंथली पेमेंट होगा, किसी भी फॉर्म में हुआ। अगर आपने पहले ही रिसीव कर लिया है एम्प्लॉयर से कंपनसेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसेबलमेंट प्रायर टू द रिसिप्ट ऑफ लमसम और फर्स्ट हाफ मंथली पेमेंट, तब वो डिडक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, नो हाफ मंथली पेमेंट शैल इन द केस एक्सीड द अमाउंट if any by which half the amount of monthly wages of the employee before the accident exceeds half the amount of such wages which he is earning after the accident। इसमें क्या लिखा हुआ है? मान लो आपकी कुछ मंथली वेजेस हैं, ठीक है, एक्सीडेंट से पहले तो प्री मंथली वेजेस, फिर आपकी एक्सीडेंट के बाद कुछ मंथली वेजेस हैं, पोस्ट मंथली वेजेस। तो इसमें क्या लिखा है? नो हाफ मंथली वेजेस पेमेंट शैल इन एनी केस एक्सीड द अमाउंट इफ एनी बाय विच हाफ द अमाउंट ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय बिफोर द एक्सीडेंट एक्सीड्स हाफ द अमाउंट ऑफ सच वेजेस विच ही इज़ अर्निंग आफ्टर द एक्सीडेंट। तो ये इसका मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम मंथली वेजेस क्या आप दे सकते हो? हाफ ऑफ प्री मंथली वेजेस माइनस पोस्ट मंथली वेजेस। इससे ज़्यादा, इस अमाउंट से ज़्यादा मंथली वेजेस आप नहीं दे सकते। ओके, जो दोनों का डिफरेंस है उसके हाफ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक्सीडेंट के पहले उसकी मंथली वेजेस थी 10,000। ओके, तो हाफ क्या हो जाएगा इसका? 5,000। एक्सीडेंट के बाद उसकी मंथली वेजेस क्या हो गई? मान लो पोस्ट एक्सीडेंट
4,000। ओके, तो इसका हाफ क्या होगा? 2,000, राइट। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ 5,000 माइनस 2,000, 3,000। ये क्या है? 3,000। तो आपकी जो मैक्सिमम मंथली वेजेस है वो 3,000 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, ये जो है ये 3,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखते हैं, any payment or allowance which the employee has received from the employer towards his medical treatment shall not be deemed to be a payment or allowance received by him by way of compensation within the meaning of clause A of the proviso। इसमें यह लिखा हुआ है कि आपको, अगर आपका जो एम्प्लॉयर है उसने अपने एम्प्लॉय को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कुछ पैसे दिए हैं, उसको पेमेंट नहीं माना जाएगा कंपनसेशन में, और उसको रिड्यूस नहीं किया जाएगा उस कंपनसेशन में से। ओके, क्योंकि आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हो ना, थोड़ा तो इंसानियत रखो। नेक्स्ट 2A, द एम्प्लॉय शैल बी रीइम्बर्स्ड द एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हिम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी कॉज्ड बाय द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉय है जैसे इंजरी हुई है उसे रीइम्बर्समेंट मिलेगा उसका जो मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ है उस इंजरी से जो उसे हुई थी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट याद है ना। नेक्स्ट, ऑन seizing of the disablement before the date on which any half monthly payment falls due, there shall be payable in respect of that half payment a sum proportional to the duration of disablement in the half month। अब इसमें क्या लिखा है, इसे देखो हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको जो है 16th को पेमेंट करनी थी, 16th ऑफ जुलाई, बट जो आपका डिसेबलमेंट है वो 10th जुलाई पे ख़त्म हो गया। तो इस मंथ में एम्प्लॉय कितना था? 10 डेज़ के लिए डिसेबल था आउट ऑफ द 15 डेज़ इन हाफ मंथ। हाफ मंथ में कितने डेज़ होते हैं? 15 डेज़ होते हैं। तो आउट ऑफ 15 डेज़ ये सिर्फ 10 डेज़ डिसेबल था। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे अब हम अपना जो अमाउंट हमें देना है डिसेबलमेंट के लिए फॉर दीज 10 डेज़ ओनली? तो जो अमाउंट होगा जिसकी हमें पेमेंट करनी है इट विल बी इक्वल टू डेज डिसेबल्ड, जो कि है यहाँ पे 10 अपॉन टोटल डेज इन हाफ मंथ, जो कि है 15 मल्टीप्लाइड बाई हाफ मंथली पेमेंट। मंथली पेमेंट था वो था 6,000 का। तो हम देखते हैं हमारा अमाउंट कितना आएगा। तो ये अमाउंट आएगा 4,000। अब एम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को 4,000 टिल 10th of July। ओके, नेक्स्ट, इफ़ द इंजरी टू द एम्प्लॉय रिजल्ट्स इन हिज डेथ द एम्प्लॉयर शैल इन एडिशन टू द कंपनसेशन अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में याद है ना 60% या तो होता है या तो 1,20,000 होता है, डिपॉजिट विद द कमिश्नर अ सम ऑफ 2,500 रुपीज़ फॉर पेमेंट ऑफ द सेम टू द एल्डेस्ट सर्वाइविंग डिपेंडेंट। किसको मिल रहा है? एल्डेस्ट सर्वाइविंग डिपेंडेंट ऑफ द एम्प्लॉय। किस लिए? फ्यूनरल के लिए ऑफ सच एम्प्लॉय और वेयर द एम्प्लॉय डिड नॉट हैव अ डिपेंडेंट, और ऐसा कोई नहीं था एल्डेस्ट सर्वाइविंग डिपेंडेंट, तब किसको मिलेगा? एट द टाइम ऑफ हिज डेथ टू द पर्सन हु एक्चुअली, तो जो भी पर्सन जिसने उसके फ्यूनरल का खर्चा उठाया उसे ये अमाउंट दे देंगे। कितना अमाउंट है? 2,500। और ये जो अमाउंट है 2,500 का, इसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम इन्हांस कर सकती है। ओके, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।